Gentlemen, there are just 48 hours to D-Day. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए नाउ। हो सकता है आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। 17 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है। भले ही ये साल हमने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने के लिए लगाए हों, लेकिन अगर पिछली बार की तरह इस बार भी हमसे कोई चूक हो गई तो we all are professionally dead. और करोड़ों का जो नुकसान होगा वो अलग। No, nothing will go wrong. हिंदुस्तान स्पेस रिसर्च सेंटर HSRC केवल 2 दिन बाद ही एक रॉकेट लॉन्च करने वाला था। इस लॉन्च की सफलता का मतलब भारत का उन विकसित देशों के बराबर खड़ा होना था जिन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में महारत हासिल कर रखी थी। इस लॉन्चिंग में एक नई तकनीक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके जन्मदाता थे नामी वैज्ञानिक आनंदन नंबूदरी। उनके साथ काम कर रहे एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम था उन्नी। स्टेज 2 की ड्राइंग्स कहाँ है? सर वो यही थी, मैंने खुद वापस रखी थी। वापस रखी? मतलब तुमने उन्हें छुआ क्यों? I want them now. Go and get it. Yes sir. हेलो, होटल पाम बीच, रूम नंबर 214 से कनेक्ट कीजिए। जी रूबी से। सर, रूबी मैडम सुबह को होटल से चेकआउट हो गया। चेकआउट? वापिस जाओ, ऑफिस बंद है। इनको बोलो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। एडी माना में केरला माना बंद मतलब बंद, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। देखिए मेरा आज जाना बहुत जरूरी है। वापस चले जाओ। For God's sake, please let me go. अरे क्या करें आप? प्लीज सुनिए तो सही, आप क्यों पीछे ले रहे हैं गाड़ी को? मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जाओ बयान ले लो। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यस इंस्पेक्टर राघवन। यस मेरा नाम रूबी है। 3 दिन बाद मेरा स्टे परमिट खत्म हो रहा है। ये देखिए, ये रहा मेरा पासपोर्ट और एयरलाइंस के 2 कंफर्म टिकट्स। एक्चुअली बंद के कारण मेरी फ्लाइट मिस हो गई है और अब सुन रही हूँ कि हैजा के कारण 10 दिन तक कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाली है। आपका भी स्टे परमिट एक्सटेंड करना है? जी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नियोमी है, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई थी। और आपके बार बार इंडिया आने की वजह? मैं दिल की मरीज हूँ, इंडिया इलाज करवाने आई थी। कहाँ करवा रही हैं इलाज? यू सी, वो 90 दिन से आप इंडिया में हैं और आपको अस्पताल का नाम नहीं मालूम। डॉक्टर का नाम? एक्चुअली मुझे इलाज करवाने का मौका नहीं मिला। आई सी। आप नौकरी करते हैं? मैंने नौकरी छोड़ दी। कहाँ करती थी? एक सरकारी डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट का कोई नाम? जी, मैं नेशनल सिक्योरिटी सर्विस में क्लर्क थी। यानी अपने देश की सीक्रेट सर्विस। आप तलाकशुदा भी हैं? लेकिन सुबह आप अपना पासपोर्ट और वीजा छोड़ गए। एक्सटेंशन कब तक मिल जाएगा? ये तो आपके कॉपरेशन पर है। आप कॉपरेट करेंगे तो जब चाहेंगे मिल जाएगा। फिर मैं कब आऊं? आपको आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद आ जाऊंगा। कहाँ रहती हैं आप? पाम बीच। पाम बीच। रूम नंबर? 124। 124। सॉरी,
214. श्योर 214 थैंक यू सर। उसका रहन सहन चाल चलन शक पैदा करता है। मुझे पक्का यकीन है कि वो जासूसी कर रही है। लेकिन किसकी और किसके लिए? यही पता करने की परमिशन मांग रहा हूं सर। ओके, परमिशन इज ग्रांटेड। थैंक यू सर। परमिशन मिलते ही राघवन ने तहकीकात शुरू कर दी। उसे पता चला कि रूबी भारत के दुश्मन मुल्कों के लोगों से मुलाकातें कर रही है। रूबी के हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। उन्हीं वो बार बार फोन करता है, मिलने आता है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। मैं इस कंट्री में फंस गई हूँ। तुम्हारे फंसने से मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे करीब रहने का मौका तो मिलेगा। थैंक्स। थैंक यू। क्यों? राघवन के कारण मैं नाओमी को अपने कमरे में शिफ्ट करवा रही हूँ। तुम्हारे चाहने वालों की लिस्ट में इंस्पेक्टर राघवन भी शामिल हो गया क्या? उन्नी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। हंसी में मत डालो। देखो, तुम्हारी बीबी डॉक्टर है ना, अगर वो मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे कि वो मेरा इलाज कर रही है, तो फिर मैं राघवन और इस कंट्री से बच सकती हूँ। हो जाएगा रूबी, हो जाएगा। कब? जब मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी तब। देखो रूबी, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं विजया से बात करता हूँ और तुम्हें फोन करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो हेलो। उन्नी, विजय ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। कल मेरा स्टे परमिट खत्म हो जाएगा। मेरा पासपोर्ट और वीजा अब तक राघवन के कब्जे में है। रूबी, ये घर नहीं स्पेस सेंटर है। थोड़ी देर में लॉन्च होने वाला है, समझो। तुम क्यों नहीं समझते कि वो क्या चाहता है? मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। शाम को बात करेंगे, बाय। सुनो तो, उसने नाओमी को भी बुलाया था और मेरे बारे में 10 सवाल पूछे थे। हेलो हेलो उन्नी, हेलो। ओह माय गॉड, अगर वो हो तो कह देना कि मैं नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? पूछताछ। ये पूछताछ करने का क्या तरीका है? तुमने अभी तरीका देखा कहाँ है? तुमसे बाद में निपटूंगा। गेट आउट। उन्हीं से लॉन्च के बारे में क्या बातें हैं? What the hell are you talking about? ये क्या बक रहे हो? उन कैंडल नाइट डिनर में क्या बातें होती थी? क्या बकवास है? भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में उन्हीं से तुमने क्या पता किया और उसने क्या बताया? Listen, इंस्पेक्टर, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं दिल की मरीज हूँ और मैंने उन्हीं से अपने इलाज के लिए हेल्प मांगी थी। उन्हीं डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट है, और तुम उसके साथ किसी अस्पताल नहीं गई। तो क्या होटल के कमरे में वो तुम्हारा इलाज कर रहा था? लेकिन उसकी बीवी डॉक्टर है। कोई सबूत कि वो तुम्हारा इलाज कर रही है? कोई प्रेस्क्रिप्शन, कोई सर्टिफिकेट? उन्हीं के अलावा किस किस साइंटिस्ट को जानते हो? किसी को नहीं। नहीं, छोड़ दो उसे। दे, दाढ़ी वापस कर दे। How dare you touch me? तेरी हिम्मत कैसी हुई? दाढ़ी वापस कर, दाढ़ी वापस कर, वापस कर। Shut up! उन्हीं जैसे स्पेस साइंटिस्ट तुझे अच्छे लगते हैं, दूसरे मर्द नहीं। उनमें ऐसी क्या खास बात है जो तू बार बार इंडिया आती है? मैं पता लगा लूंगा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition on. 0. Overall health fine. Congratulations, Dr. Anand. Congratulations. Sir, Prime Minister's office.
Okay. Unni. You've done it. Yes. HSRC Director Dhawan speaking. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Right, sir. I will tell him, sir. Thank you. Well, Dr. Anandan, congratulations once again. The Prime Minister of India wants you in New Delhi. Thank you, to sir. facilitate you. Thank you very much, sir. Good. रूबी की डायरी में उन्नी का नाम और फोन नंबर था। इसे सबूत मानकर इंस्पेक्टर राघवन ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें उसने लिखा कि रूबी अपने नहीं किसी और देश के लिए जासूसी कर रही है। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो दिन में कई बार उन्नी को फोन करती थी। उसे वीजा अवधि से 3 दिन ज्यादा रहने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस काम में राघवन की मदद का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस अधिकारी को जिम्मा सौंपा, उसका नाम था मुरलीधरन। हमने उन्नी को अपने जाल में फांसा और उसका बिस्तर गर्म किया और उसके जरिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम की ड्राइंग्स हासिल की और दूसरे मुल्कों से इस सिस्टम और ड्राइंग्स का सौदा किया। जूल, पानी, पानी, बैठने दो, बैठने दो। बैठने क्या, लेटने दें। हम भी नहीं चाहते कि तुझ जैसी जवान चीज कोई इस हालत में खड़ी रहे। हमें उन गद्दारों के नाम बताओ। इंडिया क्यों आती है? इतने डॉलर्स कहां से आए तेरे पास? बेवड़ची। क्या बात है, आज जल्दी बुला लिया आपने? कुछ धमाकेदार खबर है क्या? Well, see? कौन औरत है ये? ऐसे टॉर्चर क्यों? तो क्या जासूस को सांबर वड़ा खिलाऊं? जासूस? मतलब स्पाई? कुछ मसाला है क्या? यार स्पेस सीक्रेट्स हों और हमारे दुश्मन मुल्क उसमें शामिल हों। मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि हमारे स्पेस सीक्रेट्स दूसरे मुल्कों तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन यह खबर मैं अभी लीक नहीं होने दूंगा। क्या बोल रहे हो बॉस? कुछ सोचो। ऐसे हेडलाइन से तो धमाका होगा, धमाका। और फिर हम दोनों मिलके काम करें तो केरल पुलिस का भी नाम होगा। क्यों? जरूर होगा। अगली सुबह 5000 से भी कम सर्कुलेशन वाले लोकल अखबार ध्वनि की हेडलाइन थी, एक जासूस गिरफ्तार। खबर में HSRC के कुछ वैज्ञानिकों के इस साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि किसी का नाम नहीं दिया गया था। उस दिन अखबार की सभी कॉपियां बिक गईं। अच्छा, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ टीवी पर देखा था। उन्नी, मैंने एयरपोर्ट पर ध्वनि पढ़ा, तुमने पढ़ा क्या? ये वाहियात खबर किसने दिया? सर, जिसे वो जासूस कह रहे हैं मैं उसे जानता हूँ सर। चेट्टा, पहले पूजा प्रसादम, ऑफिस का बात बाद में। उन्नी, तुम इस औरत को अच्छी तरह से जानते हो? क्या क्या धमाका बजाया बॉस हमने, क्या धमाका। नेशनल डेलीज के संपादकों का फोन आ रहा है कि बॉस हमारे पेपर में लिखो, हमारे पेपर में लिखो। तुम्हारा नाम बोर्ड लेटर्स में छपा है, लेकिन किसी खास आदमी का नाम छापना तुम भूल गए। यार तुमने तो अभी प्रूफ दिया नहीं, इसलिए जानबूझकर तुम्हारा नाम नहीं छापा कि कहीं बाद में जाके तुम्हें परेशानी ना हो। प्रूफ तुम्हें मिल जाएंगे। रूबी नहीं बताएगी तो उसकी दोस्त से उगलवा लेंगे। मुझे लगता है वो जल्दी बता देगी। क्या बात है बॉस, तब बजेगा धमाका, तब। जासूसों का बढ़ता जाल, रूबी की साथी की तलाश। क्यों, यही होगी ना तुम्हारी हेडलाइन? बॉस तुम तो हमारे पेट में लात मारोगे। वैसे कुछ और मसाला है क्या? ध्वनि की खबर के आधार पर जब राष्ट्रीय अखबारों में भी यह खबर छपने लगी कि जासूसों का निशाना HSRC था, तो देश भर में तहलका मच गया।
पाठकों के गुस्से के साथ साथ अखबारों का सर्कुलेशन भी बढ़ने लगा। इस बीच पुलिस ने रूबी की कथित साथी नेओमी को भी गिरफ्तार कर लिया। झूठ बोलेगा तुम जानती हो इसे। ध्यान से देख, ध्यान से देख। कितनी बार बोले, नहीं जानती इसको, नहीं जानती। अगर तुम दोनों ने ही जल्दी ही सच नहीं बोला, सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। बताओ। 4 दिन तक रूबी और नेओमी को भूखा प्यासा रखा गया। इसके बाद राघवन ने अपने सीनियर्स को बताया कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनका इकबाल जुर्म कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। हम होटल सारन वेब्स में उन्हीं से मिले और 2 मौकों पर मैंने उसे $9 लाख दिए। उसने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम से संबंधित कागजात के 2 पैकेट दिए, जिसे मैंने भारत के दुश्मन मुल्क तक पहुंचा दी। साफ दिख रहा है ये कन्फेशन जबरदस्ती लिए गए थे। लेकिन सर, इसके बेसिस पर हम उन देशद्रोही वैज्ञानिकों को गिरफ्तार तो कर ही सकते हैं। लेकिन इन कन्फेशंस को कोई भी अदालत सबूत के तौर पर बिल्कुल नहीं मानेगी। सर, जब साइंटिस्ट जुर्म मान लेंगे तब तो मानेगी। अगले दिन अखबारों में छपा कि रूबी और नेओमी ने उन्नी और HSRC के एक और वैज्ञानिक की मदद से जासूसी करने का आरोप कबूल कर लिया है। उन्नी का फोन नंबर रूबी की डायरी में मिलना इसका सबूत था। इस खबर से पूरा वैज्ञानिक समुदाय भौंचक्का रह गया और रॉकेट लॉन्च की सफलता पर भी धुंध छा गई। सॉरी, कितनी बार हम बहस कर चुके हैं। आखिर तुम्हें मिलता क्या है ऑफिस में? आप खुद ही देख लो। भगवान के लिए सॉरी मत बोलो। यू जस्ट प्लीज डोंट टच मी। विजय, अगर इस वक्त तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारी इन दुश्मनी ड्राइंग्स का फायदा उठाएगा तो क्या? आपके हिसाब से हमने भी एक क्या? जिन लोगों को ये नहीं पता कि ड्राइंग और टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है, वो इस बारे में लिख रहे हैं। स्टॉप इट, इडियट्स। आप उन्हीं को क्यों बचा रहे हैं? आप उन्हीं को बचा रहे हैं? You just shut up. Get lost. विजया, इन गवारों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है। Well, I have some bad news for you. उन्हीं का अहमदाबाद में ट्रांसफर हो गया है। सर, तो डायरेक्टर साहब भी यही समझते हैं कि मैंने उन्हीं, बेहतर यही है कि तुम इस चक्कर से दूर रहो। उन्नी के अहमदाबाद पहुंचने के दूसरे ही दिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत राघवन उसे गिरफ्तार करके वापस त्रिवेंद्रम ले आया। मारो, मारो, तुम और कर भी क्या सकते हो? हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं उन्नी। अगर तुमने हमें यह नहीं बताया कि आनंदन इसमें किस तरह से इन्वॉल्व था। आनंदन उन 2 औरतों को जानते तक भी नहीं, उनको तुम इसमें क्यों घसीट रहे हो? तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी के पास इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती कि कोई अपना पैसा लगाए। गिरफ्तारी के बाद उन्नी को HSRC से सस्पेंड कर दिया गया। सबूतों के लिए जब उसके घर की तलाशी ली जा रही थी, तब उसके घर के बाहर गुस्से से भरी भीड़ पड़ रही थी, जिनकी नजर में वो एक देशद्रोही था। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए। हेलो। हेलो, विजया बेटे। हेलो सर। बेटे, ये आवाजें कैसी आ रही हैं पीछे से? क्या कर रहे हो? हेलो, हेलो, हेलो। मैं कुछ
कुछ नहीं पता। पहचाना? ये स्पेस सेंटर के पेपर्स हैं। तुम्हारे घर से मिले हैं। मैंने ये पेपर्स कभी नहीं देखे। तुमने तो आज का न्यूज़पेपर भी नहीं देखा होगा। लो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं। मॉब अटैक 19 हाउस, वाइफ इंजर्ड। बेचारी, इसकी गलतियों की सजा इसकी बीवी भुगत रही है। क्या तुम्हारे और रूबी के बारे में तुम्हारी बीवी को पता है? पूछो, क्या जानना चाहते हो? आनंदन भी इस साजिश में शामिल है। जब हमने उन्हीं से पैसे के बदले में कागज लिए, आनंदन भी वहां मौजूद था। उन्नी की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। उस दिन आनंदन का जन्मदिन था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस, क्या है ये? अरेस्ट वारंट? Renowned scientist sells secrets? क्या बकवास है ये? मैंने कब कन्फेस किया? तो अब कर दो कि तुमने डॉक्यूमेंट्स बेचे। देशद्रोही के रूप में तो तुम बदनाम हो ही चुके हो। अब दुनिया से क्या डरना? गधे हो तुम, स्टूपिड। तुम समझते हो ड्राइंग से, स्केचेस से रॉकेट बनाया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है? तो हम गधों को यह भी ज्ञान दे दो कि और किस किस चीज की जरूरत होती है। तुम नहीं समझोगे। जब फ्रांस से हमें ये टेक्नोलॉजी मिली थी, तब भी हमें अपना इंजन बनाने के लिए 7 साल लगे थे। 7 साल। और अगर तुमने ये साबित कर भी दिया कि ड्राइंग्स बेची गई है, तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि तुम मानते हो कि वो बेची गई? नहीं। आनंदन ने ये कबूल लिया है कि उसने डॉक्यूमेंट्स बेचे। तुम भी कबूल लो। देखो, हमें साफ साफ सच सच बता दो। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना, समझे? किसी को धोखा नहीं दिया, ना अपने देश को, ना अपनी। अकेलेपन, लोगों के ताने और मानसिक दबाव के कारण उन्नी की पत्नी विजया ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। दोनों वैज्ञानिकों के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा था। आनंदन के घर की बिजली भी काट दी गई। इन वाकयों ने आनंदन के परिवार को हिला दिया। क्या हो गया तुझे? तू बोलती क्यों नहीं? तेरी खामोशी मुझे पागल कर देगी। क्या चाहती है तू? मेरा हाल भी विजय जैसा हो जाए? तो बेटा बोलती नहीं तो खुद तो कर। हफ्ते भर से घर में बिजली नहीं है। अब तो क्या करूं अम्मा?
इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाती हूँ तो वो लोग अच्छा के बारे में। अंगूठी निकालो। खबरदार खबरदार, ये मेरी माँ के मंगलसूत्र से बनी है। निकाल। खबरदार। तुम्हारी इस हरकत पर उसे शर्म न आए इसलिए। ठीक है, जब तक तुम ये चीजें मुझे वापस नहीं करोगे मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। आनंदन ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिससे इंटेलिजेंस ब्यूरो झुंझला गया। उसे आनंदन से इस षड्यंत्र में कुछ बड़े लोगों के नाम मिलने की उम्मीद थी। दूसरी तरफ केरला पुलिस को लगने लगा कि इस केस ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है। मामला अब हाथ से निकल चुका है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी मछली इस केस में हाथ लगेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मुरली, आनंदन के पास ऐसा कुछ नहीं जो वो बता सके। मुझे तो लगता है खिलाड़ी कोई और है। गर्दन तो मेरी फंसेगी। प्रेस वालों को, ऊपर वालों को जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तो तुम बचा लो अपनी गर्दन, लेकिन मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। देखो मुरली, तुम सिर्फ बयान ले सकते हो, पूछताछ नहीं। भाई तुम्हें इंटरोगेशन रूम में हमें किसने इनवाइट किया था? और अब जब मैं आ ही गया हूं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कुछ बड़े लोगों के नाम नहीं पता कर लेता। ठीक है, मैं डीजीपी से कहूंगा कि केस सीबीआई को सौंप दे। देखो राघवन, सीबीआई भी इसमें अब कुछ नहीं कर पाएगी। उन्हें भी हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राघवन के सुझाव पर राज्य सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ऑफिसर राधा कृष्ण नैयर ने केस की तहकीकात इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरला पुलिस के आरोपों में सच्चाई पता लगाने से शुरू की। मिस्टर राघवन, रूबी को आपने वीजा ओवरस्टे के जुर्म में गिरफ्तार किया था। फिर वो जासूस कब बन गई? उसकी डायरी मेरे हाथ लगी, जिसमें उसका दूसरे मुल्क के लोगों से मिलने का जिक्र था, जिन्हें वो 19 से मिले डॉक्यूमेंट्स देती हो। डायरी तो मैंने भी पढ़ी है मिस्टर राघवन। उसमें तो रॉकेट स्केचेस खरीदने का कोई जिक्र नहीं। हमने उन्नी के घर से कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जब्त किए और हमारे पास सबूत है कि उन्नी और आनंदन के साथ रूबी और नौमी HSRC गए थे। बिना सबूत मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करता मिस्टर नायक। उसने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि दैट बास्टर्ड राघवन मेरे साथ सोना चाहता था। लेकिन जुर्म कबूल करने के बारे में आप क्या कहेंगी? ये सिग्नेचर आप ही के हैं ना? 17 दिन, ब्लडी 17 डेज कोई आपको ऐसे लटका के रखे, आप क्या कहेंगे? मैं साइन नहीं करूंगा। अगर तुमने स्टेटमेंट साइन नहीं किए तो बर्फ पर लिटा दूंगा। एक एक करके नाखून निकालूंगा। वो डॉलर्स नौमी की बेटी के एडमिशन के लिए थे। लेकिन आपकी बेटी उस स्कूल में नहीं पढ़ती। माँ को भारत का दुश्मन समझकर मेरी बेटी को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। आपको कैसे मिलती वहां पर? अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास सबूत था कि वो डॉलर्स आप अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लाई थी, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हमें मजबूर किया गया। क्या उम्र है उसकी? 13 साल। ठीक है, उसे यहां लाकर पूछ लेते हैं। मैं नहीं चाहती, मुझे देखे नहीं।
तुम भी उसे नहीं देख पाओगे जब तुम्हारे सामने उसके कपड़े उतारे जाएंगे और उसकी इज्जत लूटी जाएगी। Bloody bastard! बाहर निकलते ही इस टॉर्चर के बारे में बता दूंगी, सबको बता दूंगी। बड़ी 24 घंटे अगर इसके अंदर तुमने अपना जुर्म नहीं कबूला तो तेरे नंगे बदन पर केकड़े छोड़ दूंगा। झूठे बयानों पर साइन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड किए गए आप लोगों के कन्फेशन की वजह से उन्नी और आनंदन को गिरफ्तार किया गया था। हमारे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती की उन्होंने। मैंने भारत के एक दुश्मन मुल्क तक पहुंचा दिए। क्यों झूठ बुलवा रहे हो हमसे? तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे। ये हमारा सिरदर्द है। सबूत बनाए जा सकते हैं और गवाह खरीदे जा सकते हैं। अगर आप लोग निर्दोष हैं तो आपके देश ने आपकी मदद क्यों नहीं की? हमारा देश बहुत गरीब है, वहां कोई भी भारत को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद नैयर होटल सन एंड वेव्स गया, जहां कथित रूप से रूबी ने उन्नी को डॉक्यूमेंट्स के बदले पैसा देने के लिए एक कमरा बुक कराया था। उसे पता लगा कि उस दिन वो कमरा किसी और ने किराए पर ले रखा था। नैयर ने फिर HSRC के डायरेक्टर राकेश धवन से स्पेस सेंटर के डॉक्यूमेंट्स ऑडिट करने को कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इतनी जरा सी बात को लेकर इतना हल्ला गुल्ला क्यों है। आउट ऑफ 38,000 सिर्फ 254 डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले और उनमें से कोई भी पेपर किसी खास सिस्टम का नहीं है और लिक्विड इंजन का तो कतई नहीं है। लेकिन धवन साहब, उन्नी के घर से जब्त की गई वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स कैसी बात करते हैं? आपको शायद मालूम नहीं कि स्पेस सेंटर में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल नहीं मार्क करते हैं। अच्छा मिस्टर धवन, 12 अक्टूबर को आनंदन और उन्नी रूबी और नयामी को स्पेस सेंटर दिखाने लाए थे। रूबी ने अपने बयान में ये माना है कि उसने स्पेस सेंटर के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे। नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि हम स्पेस सेंटर में प्राइवेट कैमरास को अलाउ ही नहीं करते हैं और दूसरी बात, ठहरिए, लेट मी चेक। नोप। दूसरी बात यह कि 12 अक्टूबर को स्पेस सेंटर में कोई लेडी आई ही नहीं। That's really very interesting. 3 हफ्तों की जांच पड़ताल के बाद नैयर ने चारों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत से कानूनी हिरासत में ले लिया। इन चारों ने केरला हाई कोर्ट में बेल की अपील की। चूंकि सीबीआई ने उनकी अपील पर कोई एतराज नहीं किया था, इसलिए उन्हें बेल मिल गई। पर क्योंकि रूबी और नयोमी दोनों ही जमानत के 60,000 और श्योरिटी के 3 लाख रुपए नहीं जुटा पाई, इसलिए उन्हें हिरासत में ही रहना पड़ा, जबकि आनंदन और उन्नी अपने घर लौट आए। अच्छा, मैंने अम्मा को नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी वजह से आप नहीं तो वो ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं हूँ लक्ष्मी। मैं मीडिया ने मानो अब अपनी गलती सुधारने के लिए चारों अभियुक्तों के साथ सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी। उन्हें विक्टिम्स की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा।
हर अखबार और मैगजीन में रूबी और नयोमी पर पुलिस टॉर्चर के आर्टिकल छपने लगे। इसी सब के बीच 1.5 साल की जांच के बाद नैयर ने सीबीआई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की और इन चारों अभियुक्तों के लिए एक वकील नियुक्त किया। योर लॉर्डशिप, HSRC की डॉक्यूमेंट ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट गायब नहीं हुआ है, लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई मामला नहीं बनता है। डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं कि जासूसी नहीं हुई है। योर लॉर्डशिप, फोटोकॉपी और फैक्स का जमाना है। डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्हें फोटोकॉपी कर वापस रखे भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता योर लॉर्डशिप तो दोनों वैज्ञानिकों को बहुत पैसे मिले होते। हमने आनंदन और उन्नी के बैंक अकाउंट्स की अच्छी तरह से जांच की है, बट वी फाउंड नो अनसोर्स इनकम। ऐसी रकम रखने के और भी तरीके होते हैं। जाहिर है योर लॉर्डशिप, हमने जमीन, जेवर, जायदाद, हर चीज की जांच की है, मगर हमें वहां पर उनकी इनकम से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आनंदन का परिवार 60,000 रुपए उसकी जमानत के लिए भी नहीं जुटा पाया था। और वो $9 लाख कहां गए जो रिपोर्ट के हिसाब से नयोमी और रूबी के पास थे? ये एक और कहानी है योर लॉर्डशिप। रूबी और नयोमी तो इतने सस्ते दामों के होटल में रहती थी जहां का एक दिन का किराया 100 रुपए से भी कम था। और तो और रूबी ने अपनी सोने की चेन 4,000 रुपए में बेचनी पड़ी क्योंकि उसको वहां कुछ दिन और रुकना पड़ा था। रूबी और नयोमी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार आनंदन को देखा था। इस नाटक के शुरू होने के 16 महीने बाद विशेष अदालत ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ जासूसी के आरोप खारिज कर दिए, लेकिन इससे नाखुश केरला सरकार ने इस मामले की और जांच करने का फैसला किया। दूसरी तरफ सीबीआई और चारों अभियुक्तों ने केरला सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। इसी दौरान इंस्पेक्टर राघवन ने रूबी और नयोमी पर उसके खिलाफ दिए गए पुलिस टॉर्चर के बयानों के लिए मानहानि के 3 मुकदमे दायर कर दिए। इस वजह से उन्हें बेकसूर साबित होने के बावजूद 2 साल से भी ज्यादा जेल में और रहना पड़ा, जिसके कारण रूबी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। आपको कोई पछतावा वो कहीं कुछ और न कर दे, इसका डर नहीं लगता? रघु से? मैं राघव नहीं, रघु बोलती, प्यार से। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, तभी तो एक के बाद एक केस कर रहा है ताकि इस बहाने वो मुझे देख सके। सच बोलती हूँ मैं, बस करूंगी। मुझे पता नहीं कि मैं अपने देश में इसके बिना कैसे रहूंगी। चिट्ठी लिखूंगी, लव लेटर्स, अपनी बेटी से भी कहूंगी अगर मैं मर गई तो तुम जरूर चिट्ठी लिखते रहना। जानते हो क्यों? Because I love him. I just love him. Love him. राघवन के खिलाफ बयान वापस लेकर नयोमी ने अपनी आजादी खरीदी, लेकिन रिहा होने के अगले ही पल उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार नवंबर 1996 में रिहा होकर वो अपने देश वापस चली गई। मैंने एक एक बात अपनी डायरी में लिखी हुई है, उसकी एक कॉपी मैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ब्रांच में जरूर भेजूंगी। आई विल फाइट टिल आई गेट जस्टिस। उन्नी को HSRC में फिर ले लिया गया। इन दिनों वे अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। हम पर जो गुजरी उसके बाद जिंदगी वैसे ही जी पाना बहुत मुश्किल है। आनंदन स्पेस सेंटर में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी और शहर में। वो आनंदन जिसने अपनी सारी जिंदगी देश और फर्ज की खातिर गंवा दी, मर गया। मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो धब्बा अभी तक साफ नहीं हुआ, यहां तक कि मेरा घर भी जेल बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैदी में भागने की हिम्मत नहीं है। रूबी को राघवन के मानहानि मुकदमे की श्योरिटी रकम न जुटा पाने के कारण 3 महीने और भारत में रहना पड़ा।
वो फरवरी 1997 में ही अपने देश वापस जा सकी। कुछ खबरों के हिसाब से एक रूबी फंड बना जिसमें काफी पैसा इकट्ठा हुआ। शायद इस पैसे से रूबी अपनी बिखरी जिंदगी समेट सकेगी। ये देखिए, ये सूजन देखिए, ये मुझे राघवन ने दी थी झूठे कन्फेशन के लिए, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं करवाऊंगी। दर्द होता है लेकिन इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरी वजह से उन्नी और आनंदन की जिंदगी बर्बाद हुई है। केरला पुलिस में इंस्पेक्टर राघवन को लगातार तरक्कियां मिलती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात के लिए फटकारा कि बेगुनाह होने के बावजूद वो चारों अभियुक्तों को कसूरवार ठहराने पर उतारू रही। इन चारों को 1 लाख रुपए की रकम बतौर मुआवजा दी गई, उस षड्यंत्र के लिए जो कभी रचा ही नहीं गया। डरने का नहीं है, यह अपुन का इलाका है, ऑटो नारायण का इलाका। क्या यहाँ पुलिस का लफड़ा नहीं होगा तेरे को? यहाँ मिनिस्टर एक्टर सब आता है। अपना होटल, एक लड़की, 1 घंटा, सिर्फ 200 रुपया। क्या भिजा हो जाएगा क्या? 500 रुपया, वही डील। ये भी लड़की तो देखना, हाँ बोलेगा तो चढ़ जाने का है, नहीं बोलेगा तो हवा मारने का है, मालूम? गोविंदी के लोग आए हैं, जोसफ भाई से बोलो कोई लफड़ा नहीं मांगता है। क्या बात है गुरु, आज ऑटो की नगरी बहुत ठंडी पड़ेली है, नहीं क्या? वैसे कौन साला अपने काम की खबर लगने देता है? दवा के पैसे बना रहा है, दवा के। तो लपेट देते आज इसे, बहुत दिन से रोका है अपने को बस। जिस दिन अपना भेजा फिरेला ना, अपन इस ऑटो का फोटो लटका देगा। क्या ए भोपू आँख फाड़ के क्या देखता है? देखता नहीं गोविंदी से। चचा लोग आए, नया माल दिखा, वो भी डिस्काउंट पे। 33 का सलाम, क्या समझा? तू बोल। ऑटो का तो छोकरी है ना, वो गोविंदी का लोन के लिए नहीं है। ये बासी माल, ये बोला तू, छोड़ने का नहीं है, छोड़ने का नहीं है। अपना तो आज साला सितारा ही खराब है देना जी। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, साला एक पत्ता नहीं आ रहा। रामो, ए रामो, क्या चिल्ला क्यों रहा है? अरे बर्फ लेके आना, इस गर्म माल को पी के आपका सिर फोड़ूंगा क्या मैं? चिल्ला मत, दे रही हूँ। अरे बंद हो गया भाई। अरे नीचे जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। वो गोविंदी का 3 लोग है ना, साला आकाश सीढ़ी से क्रिएट कर दिया, मेरा गर्दन तोड़ दिया भाई। इन लोग दूसरी बार अपन का इलाके में आए भाई। ठीक है देना जी, ये तीसरी बार नहीं आएगा। तीन का आंकड़ा इस साला बहुत खराब है। कहाँ जा रहा है? आता हूँ। कब आएगा वापस? अरे आता हूँ अभी। मार मेरे को चकू, चाकू मार साला मेरे को। मैं तुम साला खवंडी वालों को बोला ना कि ऑटो नारायण के एरिया में मैं घुसने का। भाई अपन कुछ नहीं किया भाई। करेगा तू भाई। अरे मैं तेरा बाप हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ करना चाहता ना, कुछ करना। भाई मैंने कुछ नहीं किया। साला
कहाँ मिला है? क्या हो गया साला? क्या बोलता तू? साला तू समझा करो ना नारायण भाई, चलो अभी तक किससे समझेगा साला? ए भाई, नैना भाई को समझा। चलो चलो भाई, ए चलो ना, समझा करो, चलो। किस सालों को? भाई जल्दी भाग, जल्दी। ऑटो के इलाके में लोग तेरे आदमी को मार पीट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कौन मार रहे हैं? उधर भाग, सोच मत, भाग। चल साला, किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? चल समझा क्या? चल ठीक है, चलो चलो गलती चलो, चल 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 बंद कर दे टेम्पो। गणपत को देखा किसी ने देखा गणपत को? गणपत। ऑटो नारायण और उसके साथी गोविंदी के इन 3 गुंडों को ऑटो के घर ले गए, जहां उन्हें दोबारा दरिंदगी से पीटा गया। इस सारी वारदात को छिपाने के लिए उन्हें 6 घंटों के लिए बक्से में बंद कर दिया गया। क्या हुआ शानू? भाई ये 2 लोग तो गए जान से, पर अभी साला ये जिंदा है। बेटी बिठाई बढ़ा दिया ना काम, पचड़ा हो गया। आज सुबह से ही लग रहा था मेरे हाथ से कुछ ना कुछ होगा। अभी क्या करेगा भाई? ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे फाड़ फूड़ के अलग करना साले को। साला अब कहां ठिकाने लगाना नैना जी? भाई एक बिल्डिंग बन रहा है मेरे यार का, बहुत बड़ी जगह है, वहीं जाके गाड़ देते हैं सालों को। नारायण भाई, अभी तुमको मालूम नहीं अपन ने कितना बड़ा मुसीबत अपने सर पे मोल ले लिया। दादाजी ठीक बोल रहा है भाई, बात मर्डर का नहीं है, बात यह है कि अपन सब कुछ इतने खुले में किया है। अरे तो मैंने कौन सा सालों को जानबूझ के मारा है? अब हाथ तेजी से चल गया फिर? मरे तो साले ट्रंक की वजह से है ना, और वो आइडिया इसका था, इस साले बेवकूफ जोसेफ का। देख आराम से यार। अभी तुम समझो नारायण भाई के इलाके के लोगों का क्या इंतजाम करना है। अगर वो चुप है तो समझो हम पर कोई उंगली नहीं उठाने को सकता है। नैना जी धीरे बोल, बस्ती के लोगों में आज भी मेरी आंखों का डर है। और फिर अगर कोई बोला तो क्या होगा फिर? क्या? यहाँ दोबारा आना पड़ेगा ना? खुद ही मर गए साले। अगर जिंदा होते तो उनको पता था कि मौत का रंग क्या होता है। ऐसे गिर दे। अरे जागो थाने को। हाँ। साला! उठा दे। इसको भी लो। मारे गए 3 व्यक्तियों में से एक गणपत की पत्नी जया इस वारदात के बाद 3 हफ्तों तक शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। ऑटो नारायण का बड़ा दादा होने की वजह से आसपास का कोई भी पुलिस स्टेशन ये मामला अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मानखुर्द के थाने में ऑटो नारायण के खिलाफ मारपिटाई और अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन नारायण की गिरफ्तारी महज एक दिखावा थी। चलो भाई इंस्पेक्टर, आज तुम्हारी गाड़ी में भी शेयर कर। चलो नारायण भाई। साला ऑटो नारायण के वकील भेंडे ने उसे बगैर किसी दिक्कत के जमानत पर छुड़वा लिया, पर अब तक ये वारदात लोकल क्राइम रिपोर्टर्स की नजर में आ चुकी थी। अगले कुछ ही हफ्तों में अखबार की सुर्खियों की वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, जिसने उन्हें ऑटो के खिलाफ गवाहियां इकट्ठी करने को मजबूर कर दिया। साथ ही जया बंबई के गवर्नर तक अपील ले गई। गवर्नर के दबाव डालने पर एसीपी आफ्ताब अली को यह केस सौंप दिया गया। क्या शुरू कर दी थी तुमने? हाँ? पिछले 3 साल से ऑटो के खिलाफ एफआईआर के ढेर लगे हुए हैं वहां पर। कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्या एक्शन लिए तुमने? क्या फॉलोअप किया तुमने? सर राजन, आज के बाद
मैं ये केस हैंडल करूंगा। मुझे भी देखना है तुम्हारा ये ऑटो नारायण क्या चीज है। देख लो नारायण भाई, लगता है मामला अपने हाथ से छूटता जा रहा है। ये साले एसीपी ने तुम्हारे खिलाफ गवाहियां ढूंढनी शुरू कर दी है। करने दे यार, थोड़ा सा उसको भी खेलने देना। ये चोर सिपाही का खेल है राजन बाबू, लेकिन वो मुझे ढूंढने नहीं पाएगा। ले थोड़ी सी और भी। रामो, बर्फ ला के दे थोड़ी। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये साला आफ्ताब अली एसीपी बहुत ही हरामी चीज है। तो ठीक है, एक पैक उसके हरामी बने के भी नाम। नारायण भाई तुम समझ नहीं रहे हो, खतरा हर मिनट तुम पर बढ़ता ही जा रहा है। अगर वो खतरनाक हो रहा है तो क्या हम खतरनाक नहीं होंगे क्या? है? देख, कुछ तो ध्यान कर। एसीपी छोटा मोटा अफसर नहीं है, उस पर तेरा जोर चलाना आसान नहीं होगा। गलती गलती। भाई मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, अगर इलाके से गवाही गई तो। अरे किसकी मौत आई है जो कि मेरे मुंह पर थूक करके जाएगा? सारा बस्ती के एक कोने से दूसरे कोने तक आग लगा दूंगा मैं। धंधा किया है मैंने, धंधा। कोई घास नहीं उगाई है जो कोई भी आएगा और उसको छेड़ करके चला जाएगा। चल वहां जाके बैठ। केस हाथ में लेने के कुछ ही दिन बाद आफ्ताब अली की नजरें थाना जी पर गड़ गईं। उनकी निगाह में थाना जी ही ऑटो के गैंग का एक ऐसा आदमी था जो उसके बारे में कुछ बता सकता था। बाकी सब लोग किसी न किसी तरह से ऑटो नारायण के रिश्ते में थे। थाना जी इस रिश्तेदारी में नहीं आता था। जल्दी ही उसे रिमांड में ले लिया गया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब मालूम है तेरे को सब मालूम है। तो करम, लगता है पुलिस के सामने शर्मा रहा है साला। चटका इसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ ऑटो भाई के लिए वसूली का काम करता था। मेरे को किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए, किस्तों में डिलीवरी नहीं चाहिए मेरे को। साफ बोल। अच्छा फीडबैक चाहिए तेरे को, दे रहे फीडबैक इसको। नहीं मालूम तेरे को। बहुत हो गया तेरे सामने पीठ बजाते हुए साले। बोल, नहीं मालूम तेरे को? हाँ नहीं मालूम तेरे को? हाँ जल्दी बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बोल जल्दी बोल। बताता हूँ। हाँ बोल। सब बताता हूँ। हाँ बोल। हमने गोवंडी से आए तीनों लोगों को मारा था। एक दिन वो 3 लोग, गणपत और उसके साथी। आफ्ताब अली के लिए थाना जी का यह बयान ऑटो को हिरासत में लेने के लिए काफी था। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा। बहुत होगी तेरी दादागिरी, कर ली तूने बादशाही। क्यों जमीन पर कैसा लग रहा है? दे इसको। देख, मैं फिर कह रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा तू। अबे साले, तेरे ठीक और गलत का डेफिनेशन मैं बदलता हूं। आज साले की खाल में मसाला भरी दो। मार साले को। देख एसीपी, मैं कह रहा हूं मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना साले, हाथ मत लगाना। ले 2 हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? तू क्या समझता है? हाँ तेरी बहुत पहुंच है। हाँ कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। ले हाथ लगा लिया, क्या कर लेगा तू? सुन, तेरा दल्ला है ना, हाँ दादाजी, उसके साथ 40 और को खड़े कर दिए मैंने तेरी हजामत बनाने। साले इतनी मार खिलाऊंगा, इतना मार खिलाऊंगा, ये घुंगले बाल है ना तेरे, इसके साथ तेरी नीयत भी सीधी हो जाएगी, समझे? बोल क्या बोलना है तेरे को? हाँ देख एसीपी, तुझे शायद पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है। यही तो पता करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ साले। यही तो पता करना है साले। मुंह तो तेरा बाप भी खोलेगा। बोल, गोवंडी के उस 3 लड़कों का खून किया कि नहीं तूने? किया कि नहीं खून? किया कि नहीं साले? साला हरामजादा! तू कह नहीं? मैंने 3 का नहीं 6 का खून किया। 6 का खून किया मैं। गाड़ दिया मैंने जमीन में। बड़े प्यार से मारा था मैंने उनको। एसीपी हैं?
हीरो बनता है ना इस बंद कमरे में, साला इस कमरे से बाहर निकल के दिखाना मेरे को, फिर दिखाता हूं मैं कि नारायण का तांडव क्या होता है। शाबाश ऑटो। ए, पेपर पेन ले क्या, इस साले की स्टेटमेंट उतारता हूं। देखा? नारायण से पूछताछ के बाद शिवा, जोसेफ और दूसरे गैंग मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में जुर्म कबूलने के बाद ऑटो नारायण और थानाजी आफ्ताब अली को लेकर उस जगह गए जहां लाशें दफनाई गई थीं। वहां पूरी तरह से क्षत विक्षत 6 लाशें पाई गईं। ऑटो के घर से एक डायरी, फोटो एल्बम और कुछ वीडियो टेप्स सबूत के तौर पर बरामद किए गए। अब ऑटो नारायण देश भर के अखबारों की सुर्खियों में था। क्या नारायण भाई आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या बता दिया आपने। वो 6 लोगों के कत्ल का इकबालिया बयान, ऊपर से रौब में आकर साइन कर दिया आपने। अब आप ही बताएं, वो एसीपी खुशी में झूमता हुआ गर्दन क्यों नहीं कटवा के चलेगा? तो ठीक है यार, कह दूंगा कि मुझसे पुलिस ने जबरदस्ती दस्तखत कराई, बस। बिल्कुल यही कहना। झूठ है ये, बकवास है ये, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। और ये लो, ये पेपर लो और ये लो पेन, जो कुछ बोलता जाऊं लिखते जाओ। एक बार मुझे यहां से बाहर निकाल ले बेड़े, फिर देखना मैं इन सबों के साथ तांडव कराता हूं। अच्छा ठीक है, लिखो। ऑटो नारायण केस में हाथ डालने के बाद आफ्ताब अली ने ऑटो के खिलाफ अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसकी गैर कानूनी हरकतों की तहकीकात शुरू की। ऑटो समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए शहर की प्रमुख हस्तियों के साथ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करता था। ऑटो नारायण की डायरी उसके शराब और वेश्यावृत्ति के नाजायज धंधों का कच्चा चिट्ठा थी। उस डायरी में तारीखों से लेकर व्यापारिक आंकड़ों और उसके सभी संपर्कों का ब्यौरा भी था। आफ्ताब अली ने वेश्याओं, दलालों, मोहल्ले के लोगों, दुकानदारों वगैरह से बात करके ऑटो नारायण की क्रूर तस्वीर में रंग भरने शुरू कर दिए। ऑटो हो गया पंचर? साला, तुझे क्या लगा बे? अपने नीचे 20 औरतों को रख के, दल्लों और गुंडों की फौज खड़ी करके तू भगवान हो गया? तुझे लगता है तेरी रखेलें जान छिड़कती है तुझ पे? सिर्फ एक झटका ऑटो, सिर्फ एक झटका, तेरा वो धन्ना जी है ना, सरकारी हो गया। अब तो सिर्फ देखते जा कौन कौन थूकते हैं तेरे मुंह पे खड़े होके। बोल ले सीबी, बोल ले, तेरे दिन है भाई, बोल ले, बोल। फिल्म स्टार से बहुत पहचान है ना तेरी? नहीं, तेरी वो डायरी पढ़ी है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तेरी लाइफ भी बिल्कुल फिल्मी है नहीं? जूम लगा के हैया। पैदा भी तो इसी तरह से हुआ था ना? सुना है तेरे जैसा ही कोई हरामी तेरे मां को टिका गया था जब वो 15 की थी। लगता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा, तेरा थोबड़ा जो देख के। हरामी मैं भी हूं ऑटो। तेरी जगह होता तो शायद अपनी बात दबाने के लिए इसी तरह से हंसता। ऑटो नारायण की हंसी से आफ्ताब अली को इस केस पर अपनी पकड़ को लेकर थोड़ी घबराहट हुई। आफ्ताब अली के पास पक्के तौर पर अभी तक कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही उपाय था कि थानाजी गवाह के कटघरे में आए और ऑटो नारायण के साथ किए गए अपने सभी कथित अपराधों को कबूल करे। अब बोल, कुछ नहीं पता साहब। तेरे को सब मालूम है, बोल। साहब, अगर मैं ऑटो के बारे में कुछ भी बोला तो मेरे को जान से मार देंगे साहब। अगर तूने गवाही नहीं दी तो मैं तेरे को मार डालेगा। बोल देगा एनकाउंटर में मारा गया था। बोल, बोलना करना है साहब। साहब, तुम तो तुम्हारा काम करके निकल जाएगा, मेरे को छोड़ देगा तो? ये देख कान्हा, बात बिल्कुल साफ है। अगर तूने ऑटो का साथ दिया वो तो मरा ही मरा,
साथ में तेरे को भी फांसी हो जाएगी। बोल क्या बोलता है? अगर तूने गवाही दी तो सिर्फ ऑटो को फांसी होगी, तेरे को मैं कानूनी तौर तरीके से बचा लूंगा। बोल क्या बोलता है? बोलना है नहीं बोलना है? क्या बोलना है?